नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, कल के प्रकरण में हमने संज्ञा पर बात प्रारंभ की थी। जो संज्ञाएं तीन प्रकार की है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। समझने के लिए हमने उनके दो हिस्से कर लिए थे, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त में हमने भाववाचक संज्ञा रखी थी, जिस पर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। हमने बात प्रारंभ की थी मूर्त संज्ञाओं पर, और मूर्त के तहत आती है दो संज्ञाएं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ऐसी संज्ञा जिसको एक बार हमने कहीं देख लिया है और हूबहू वैसी की वैसी कोई दूसरी संज्ञा हमें नजर आती है और बिना किसी से पूछे हम पहचान जाते हैं, ऐसी तमाम संज्ञाएं दोस्तों जातिवाचक होती है। जैसे हमने हमारे घर में एक बार गाय देख ली, अब कहीं पर भी बाहर जाते हैं और चार पैरों वाला जो पशु हमें नजर आता है तो हम बिना कहे पहचान जाते हैं कि ये गाय है। इसका मतलब गाय जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के तहत ऐसी संज्ञाएं जो जगत में एक है, विशिष्ट है। फिर हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पर बात करके बात प्रारंभ की थी कि कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है व्यक्तिवाचक। यदि किसी संज्ञा में किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का गुण मिलता है और आप उसे सीधा ही वही व्यक्तिवाचक संज्ञा आरोपित करके कहते हैं, तो समझ जाओ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस समय जातिवाचक बन गई। जैसे दुष्टों को रावण कहना, धोखेबाजों को विभीषण या जयचंद कह देना। फिर उसमें हमने बात की थी कि कई बार जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। शब्द जातिवाचक होगा परंतु वो संपूर्ण जाति का बोध न कराकर एक विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराएगा। जैसे पंडित शब्द जो जातिवाचक है, मगर वाक्य में प्रयोग होने पर पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री है तो वो जवाहरलाल नेहरू का बोध कराता है। शास्त्री जी उदार प्रधानमंत्री थे, यहां शास्त्री जो जातिवाचक शब्द है वो संपूर्ण जाति के लिए न आकर लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आया है। मित्रों, इसके कुछ एक उदाहरण और देख लेते हैं। जयचंद, विभीषण, जयचंदों से देश को खतरा है। किसी के घर में विभीषण पैदा न हो। पैदा न हो। मित्रों, ये जयचंद और विभीषण तो है व्यक्तिवाचक, मगर यहां जयचंदों से देश को खतरा है, तो ऐसे लोग जिनका नाम जयचंद है, क्या उनसे देश को खतरा है? जी नहीं। ऐसे लोग जो जयचंद जैसे काम करते हैं, जिनके नाम तो न जाने क्या है, मगर उनको सीधा ही हमने जयचंद कह दिया, उस समय जयचंद जातिवाचक बन जाएगा। घर में फूट डाल के घर के भेद दूसरों को बताने वाले को, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, हम कह देंगे वो तो उस घर का विभीषण है। ऐसी सूरत में विभीषण भी जातिवाचक बन जाएगा। दूसरी बात हमने की थी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञाएं हैं जैसे सरदार, पंजाब में रहने वाले एक वर्ग विशेष का नाम हम सरदार कह देते हैं। सरदार कहने से किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की छवि हमारे सामने निखर कर नहीं आती है, इसलिए सरदार जातिवाचक। मगर हम कहें कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार की असरदार भूमिका थी। मित्रों, यहां अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है, सरदार यूं होने को तो जातिवाचक है, मगर यहां सरदार शब्द तमाम जाति का बोध न कराकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ऐसी सूरत में सरदार शब्द जो जातिवाचक था वो भी व्यक्तिवाचक बन जाता है। मित्रों, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना हमने सीखा। अंग्रेजी में नाउन्स के आधार पर कई विद्वान हिंदी में भी ये दलील देते हैं कि हिंदी में भी संज्ञाओं के भेद 5 रखने चाहिए। यद्यपि हिंदी में संज्ञाएं 3 होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, मगर अंग्रेजी के उस तर्क के आधार पर कई लोग जातिवाचक के 2 उपभेद और कर देते हैं। आज हम उन पे बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, इस जातिवाचक के 2 उपभेद और हैं, समूहवाचक और द्रव्य या पदार्थवाचक। दोस्तों, समूहवाचक शब्द में हमें ध्यान देना है कि समूह में और बहुवचन में हम अंतर कर लें। ऐसी कई सारी चीजों का समूह है जिनमें हमें यह बोध हो कि संज्ञाएं तो कई है मगर उनकी क्रिया एक वचन है, वो जाती है समूहवाचक में। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज मेरी चाबियां गिर गई, चाबी एक वचन है और चाबी का बहुवचन है चाबियां, तो चाबी और चाबियां तो रहेगी जातिवाचक। मगर मैं कहूं कि मेरा गुच्छा गिर गया, ऐसी सूरत में गुच्छा शब्द है जो समूह का बोध कराता है। आवश्यक नहीं है उसमें सिर्फ चाबियां ही हो। बाहर जानवरों का झुंड खड़ा है। अब यहां झुंड में कोई विशेष प्रकार के एक ही जानवर के लिए बात नहीं हो रही है, कई सारे जानवरों का समूह तो है मगर झुंड खड़ा है, इसकी क्रिया एक वचन आ रही है। ऐसे ही किसी आदमी के पास 20 भेड़े हैं, भेड़े जातिवाचक होगा, मगर मैं कहूं कि उस आदमी के पास एक रेवड़ है, रेवड़ भेड़ों के समूह को कहते हैं, इसलिए रेवड़ भी समूहवाचक संज्ञा होगी। होली के दिनों में लोग कहते हैं छिप जाओ, होली खेलने वालों की टोली आ गई, टोली यहां समूहवाचक, झुंड, झुरमुट, कुंज, जो लताओं के समूह को कहते हैं। ये सारी संज्ञाएं समूहवाचक होगी। सेना, द्रव्यवाचक के तहत द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस जिसमें धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तरल में दूध, दही, घी, तेल आदि, और गैसेज में गैसों के नाम जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। मित्रों, यदि समूहवाचक और द्रव्यवाचक विकल्प में नहीं हो तो ये तमाम संज्ञाएं जातिवाचक के तहत ही आएगी। जैसे पानी शब्द में संज्ञा है, इसका उत्तर विकल्पों पर निर्भर करता है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। यदि मित्रों विकल्प ये आते हैं तो यहां पानी जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा, मगर विकल्प में द्रव्यवाचक विकल्प आया है तो ऐसी सूरत में जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों होने पर उत्तर जो है वो द्रव्यवाचक होगा। मित्रों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बाद हम बात करते हैं अमूर्त संज्ञा भाववाचक की। साथियों, भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए हमें विशेषण के साथ भी उसका अध्ययन करना पड़ेगा। विद्यार्थी भाववाचक और विशेषण दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। आज हम सिर्फ भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा में और विशेषण में अंतर हम विशेषण पढ़ने के बाद एक पूरी क्लास पे भाववाचक और विशेषण में अंतर करने की रखेंगे। भाववाचक ऐसी संज्ञाएं
जिनसे किसी प्राणी या पदार्थ के भाव का बोध होता है, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। दोस्तों, भाववाचक संज्ञाएं चारों विकारी अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी से मिलकर भी बनती है। यानी कि भाववाचक संज्ञाएं मूल तो होती है, साथ में ये निर्मित भी होती है। चारों विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से बनती है। हम पहले संज्ञा से भाववाचक बनाएंगे। संज्ञा से भाववाचक। हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाएंगे। ये रही व्यक्तिवाचक संज्ञा। रावण। रावण व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक से कल हमने जातिवाचक बनाई थी। यदि किसी पर हम आरोप कर देते हैं तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाती है। जैसे रावणों से बचना होगा। रावणों से बचना होगा, ये व्यक्तिवाचक से बनी जातिवाचक। और अब हम बनाएंगे दोस्तों भाववाचक। मित्रों, मैंने किसी को पैसे उधार दिए और जैसे मैंने वापस उससे पैसे मांगे, वो तो रावण हो गया। ऐसी सूरत में मैंने उस पर रावण का आरोप किया है, ये तो है जातिवाचक। मगर मैं कहूं कि मैंने जैसे ही पैसे मांगे और उसका तो रावणत्व जाग गया। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में त्वय प्रत्यय लगाकर हम उसका भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। रावण व्यक्तिवाचक, सामने वाले पर गुण के कारण आरोप होने पर रावण जातिवाचक बनता है और रावण में ही त्वय प्रत्यय लगाकर रावण भाववाचक भी बन जाता है। ऐसे ही राम, राम से बनेगा रामत्व। शिव से बनेगा शिवत्व। ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में त्वय प्रत्यय लगाकर हम उसकी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। यह है जातिवाचक। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञाएं हमने बात की है मूर्त होती है और भाववाचक संज्ञाएं होती है अमूर्त। एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें जय और वीरू आपस में थे दोस्त। हमें दोस्त नजर आता है तो दोस्त जो संज्ञा है वो तो है जातिवाचक, मूर्त रूप। मगर जब वो मोटरसाइकिल पर बैठकर गा रहे थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो दोस्त शब्द का जो भाव है, दोस्ती, ये अमूर्त रूप है और दोस्ती होगी भाववाचक संज्ञा। इसी दोस्ती का दूसरा रूप भी भाववाचक संज्ञा, चाहे आप दोस्ताना बना लीजिए, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तो दोस्ताना भी भाववाचक संज्ञा होगी। मित्र, मित्र का भाव क्या होगा? ता प्रत्यय लगाकर मित्रता। शत्रु का शत्रुता। मित्रों, बच्चा शब्द, इसका भाव होगा बचपन या बचपना। देखो, कई बार आप लोगों ने अपने घर पे किसी बात से माँ बाप से ये डांट खाई है कि अब तो तेरे दाढ़ी मूंछ आ गई, अब तो ये बचपना छोड़ दे। तो बच्चा जातिवाचक और बच्चा जैसा होने या बच्चे जैसी हरकतें करने का जो भाव है वो होगा भाववाचक संज्ञा, बच्चा, बचपन। लड़का, लड़का का भाव होगा लड़कपन, यानी पन प्रत्यय लगाकर भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। लड़का, लड़कपन। अच्छा, कई बार कई विद्यार्थी पूछते हैं दूसरे दिन की, सर कल आपने लड़का शब्द का भाव बताया, लड़की शब्द का भाव क्या होगा? मित्रों, इसमें मूल शब्द है लड़क। पुल्लिंग करोगे आ होगा, स्त्रीलिंग करोगे ई होगा, बहुवचन करोगे ए होगा। तो चाहे लड़का का पूछे, चाहे लड़की का पूछे, चाहे लड़के का पूछे, सबका भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। सपने सुहाने, लड़कपन के, वहां लड़कपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। पशु, पशु का भाव क्या होगा? कौन सा प्रत्यय लगाकर? ता प्रत्यय लगाकर, तो पशुता। पन प्रत्यय लगाकर
पशुपन, त्व प्रत्यय लगाकर पशुत्व। अब देखो दोस्तों, एक शब्द और होता है पाश्विक। ऐसे विकल्प देकर विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा नहीं है। पशुता भाववाचक है, पशुपन भाववाचक है, पशुत्व भी भाववाचक है, मगर पाश्विक प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति? पाश्विक। यहां पाश्विक जो शब्द है ना, वो विशेषण है। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि हम भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर तभी कर पाएंगे जब हम विशेषण का बिंदु पढ़ लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। नारी शब्द का भाव होगा नारीत्व, स्त्री का भाव स्त्रीत्व, सती का सतीत्व, पुरुष का ए प्रत्यय लगाकर या तो पौरुष या फिर त्व प्रत्यय लगाकर पुरुषत्व है। यह रहा दोस्तों जातिवाचक से भाववाचक बनाना, यानी संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञाएं बना ली है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में त्व प्रत्यय लगाकर और जातिवाचक संज्ञाओं में अलग अलग प्रत्यय लगाकर हम उनसे भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। संज्ञा के बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, यह है सर्वनाम। ये रहा मम। मम यानी मेरा। दोस्तों मम का भाववाचक क्या होगा? उत्तर आप अपने मन में भी विचारें। मम से बनेगा ममता या ममत्व। अब देखो, कल हम बात कर रहे थे कि घर वाले नाम कुछ भी रख सकते हैं। लड़कियों के खूब नाम आपको ममता मिल जाएंगे, मगर ममता शब्द में संज्ञा भाववाचक ही होगी। वो बात अलग है कि ममता पुस्तक पढ़ रही है, यदि ऐसा ही आता है तो फिर वो श्योर हो जाता है कि ममता किसी लड़की का नाम है। अपना, अपना से अपनापन या त्व प्रत्यय लगाकर अपनत्व, निज से निजता, अहम का भाव होगा अहंकार या फिर अहमियत। वह आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। यह सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। यह है मित्रों लाल। लाल का भाव इमा प्रत्यय लगाकर लालिमा या फिर लाली या आई प्रत्यय लगाकर ललाई। लालिमा, लाली और ललाई सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। खट्टा, खट्टा का भाव होगा खटाई, खटास, खट्टापन। मीठा का भाव बताओ मित्रों, मीठा का भाव खटा का खटाई, तो क्या मीठा का मिठाई होगा? देखो, संज्ञाओं को जानने के लिए इनका मूर्त और अमूर्त रूप जानना जरूरी है। दोस्तों आपसे अगर कोई कहे कि जा खटाई लेके आ, तो आप नींबू ले जाओगे, आप छाछ, दही, अमचूर कोई भी चीज ले जाओगे, मगर खटाई नहीं ले जा पाओगे। तो खटाई मूर्त नहीं है, इसलिए खटाई भाववाचक है। मगर आपसे कोई कहे कि मिठाई लेके आ, तो मिठाई तो मूर्त रूप है। हम उठा सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, इसलिए मिठाई शब्द भाववाचक ना होकर मिठाई होगा जातिवाचक। याद रखना, ललाई, खटाई, मिठाई, लिखाई ऐसे शब्द आकर पूछ ले कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मीठा से होगा मीठापन या फिर मिठास। विशेषण है चिकना। चिकना का भाव चिकनाई, आई प्रत्यय लगाकर, आहट प्रत्यय लगाकर चिकनाहट या पन प्रत्यय लगाकर
चिकनापन, रूखा से रूखापन, सफेद, सफेद का भाव सफेदी, बीमार का बीमारी, काला का कालापन, हरा का हरियाली, हरित, हरित का भाव होगा इमा प्रत्यय लगाकर हरितिमा। यह है विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब है मित्रों क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। साथियों मैं क्रिया लिखता जाऊंगा, उसका भाववाचक आप खुद अपने मन में बनाते जाएं। क्रिया है पढ़ना, लिखना, चढ़ना, उतरना, घूमना, उछलना, उछलना, कूदना, हंसना, मिलना। हाँ तो मित्रों पढ़ना का भाव क्या होगा? जी हां, पढ़ना का भाव होगा पढ़ाई। हमसे पूछते रहते हैं परिजन मित्र सभी, और आजकल तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो पढ़ाई शब्द जो है वो पढ़ना का भाव है। ऐसे ही लिखना का भाव आई प्रत्यय लगाकर लिखाई, या फिर आवट लगाकर लिखावट। चढ़ना का भाव चढ़ाई, चढ़ाव। उतरना का उतराई, उतार। हम बोलते रहते हैं कि जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो उतार और चढ़ाव दोनों भाव है। उतार उतरना से बना है और चढ़ाव चढ़ना से बना है। घूमना का भाव होगा घूम, घुमाव, घुमाई। उछलने का भाव उछाल। जैसे सोने के भाव में रातों रात उछाल आ गया, ऐसे गिरने का भाव होगा दोस्तों गिरावट। कूदने का भाव होगा कूद, हंसना का हंसी, मिलना का मिलन, मेल मिलाप। ये सभी संज्ञाएं भाववाचक है। मित्रों ये हमने बनाए विकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। अब हम अविकारी या अव्ययी शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। अविकारी भाववाचक। निकट शब्द अव्ययी है जो लिंग वचन से नहीं बदलता। निकट का भाव होगा निकटता, ता प्रत्यय लगाकर या ये प्रत्यय लगाकर निकटे। दूर का भाव जो है वो होगा दूरी, समीप का सामीप्य। ऐसे मित्रों हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। दोस्तों भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है। इसे जानने के लिए हम मूर्त शब्दों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये बोर्ड का रंग हमें दिख रहा है सफेद, तो हम इस सफेद से पूछेंगे ना कि सफेद में क्या है, तो उत्तर मिलेगा सफेद में सफेदी है। तो सफेद विशेषण होगा और सफेदी भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही आपने किसी आदमी को कह दिया कि वो तो बहुत ईमानदार है, तो आपने उसमें कौन सा गुण देखा? तो आप कहोगे मैंने उसमें उसकी ईमानदारी देखी है, महसूस की है, तो ईमानदारी भाव होगी। ऐसे सुंदर में सुंदरता, बेईमान में बेईमानी, चालाक में चालाकी, पापी में पाप। दोस्तों
हमारे जो संवेग होते हैं, इमोशंस, वो सारे ही भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। जैसे सुख, दुख, नींद, पाप, पुण्य, क्रोध, दया, ममता, करुणा, पूजा, आराधना, अर्चना, आरती, साधना, स्तुति, ये सारे शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। साथियों, शब्द प्रकरण में विकारी शब्दों के साथ हमने जो पहला बिंदु लिया था संज्ञा, वो बिंदु आज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं संज्ञा के बारे में आपकी जिज्ञासाओं को मैं कुछ शांत करने में सफल रहा। भाववाचक संज्ञा को ध्यान रहे, भाववाचक समझने के लिए हम विशेषण के साथ एक पूरी क्लास भाववाचक और विशेषण की अलग से लेंगे। मित्रों, संज्ञाओं से जुड़े हुए कुछ एक प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। संज्ञाओं के सामने आपको उस संज्ञा का भेद लिखना है। ए में व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी भाववाचक। सामने इनके विकल्प लिखने हैं। पहाड़ में कौन सी संज्ञा होगी, तो उपरयुक्त विकल्प आप उसके सामने रखें। भारत में, विश्व में, इसके उत्तर हम कल के वीडियो में देखेंगे। और हां साथियों, आपसे एक और बात, इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार।